नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई के शिवाजी पार्क से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली से मेरे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश में बढ़ती महंगाई की चुनौतियों से निपटने के लिए आरबीआई गवर्नर द्वारा लिए गए एक अहम फैसले की खबर के साथ। आज आरबीआई गवर्नर ने अर्थव्यवस्था में क्रेडिट फ्लो को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.4% करने का फैसला किया है और इसके बाद इस फैसले से बैंक से हर तरह का जो कर्ज है वो महंगा हो जाएगा। यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध जारी है उसको देखते हुए अनिश्चितता, बढ़ती महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमत, खाने पीने के बाजार में उथल पुथल को देखते हुए आरबीआई द्वारा ये अहम फैसला लिया गया है और आरबीआई गवर्नर ने ये संकेत भी कहीं ना कहीं जताया है कि आने वाले समय में जो महंगाई दर है वो ऊंचे स्तर पर बनी रहेगी। The Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, by 40 basis points to 4.40% with immediate effect. एक तो महंगाई की मार, ऊपर से पॉलिसी रेपो रेट बढ़ाने का रिजर्व बैंक का ये ऐलान नीम चढ़े करेले से कम नहीं। खास बात यह है कि रिजर्व बैंक ने ये फैसला बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के नाम पर लिया है। रिजर्व बैंक ने अपना पॉलिसी रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। रेपो रेट यानी वो रेट जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को क्रेडिट मुहैया कराता है। बैंकों को कर्ज महंगा मिलेगा तो वो ग्राहकों को भी कर्ज महंगा ही देंगे। अर्थव्यवस्था में नकदी पर नियंत्रण रखने के मकसद से ये दरें बढ़ाई गई हैं। इसके बाद अब होम लोन या अन्य तरह के लोन की ब्याज दरें बढ़नी भी तय हैं। Globally, inflation is rising alarmingly and spreading fast. Global crude prices, that is crude oil prices, are ruling above $100 US per barrel and they remain volatile. Global food prices touched a new record in March and have firmed up even further since then. Inflation sensitive items relevant to India such as edible oils are facing shortages due to conflict in Europe and export ban by key producers. पिछले कई हफ्ते से यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई है। इसका सीधा असर देश में पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों पर बढ़ोतरी की शक्ल में सामने आया है। इससे माल ढुलाई की लागत बढ़ी है और आम जरूरत की चीजों के दाम बढ़ गए हैं। यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें भी बढ़ गई हैं। ये भी सरकार की चिंता बढ़ा रहा है। इसके अलावा इंडोनेशिया सरकार ने भी पाम ऑयल के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। पाम ऑयल महंगा होने से खाने पीने की कई चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। इंडोनेशिया सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया 28 अप्रैल से, उसका कितना असर पड़ा है भारत में एडिबल ऑयल मार्केट पर और क्या जो कीमत उसको नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा रहा है? कुछ तेल हैं जो डोमेस्टिक तेल हैं उनके दाम इस पीरियड में गिरे भी हैं और कुछ जो पाम ऑयल ख़ास तौर से वहाँ से आता था उसका चूंकि स्टॉक्स अवेलेबल था तो उसके दाम के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। और अब हमें उम्मीद है कि इंडोनेशिया का वो बैन टेम्परेरी था, वो ख़त्म हो जाएगा और ऑयल के प्राइसेस फिर गिरने की तरफ जाएंगे। यूक्रेन युद्ध के कारण गेहूं की सरकारी खरीद पर भी असर पड़ा है। केंद्रीय खाद्य सचिव ने एनडीटीवी को बताया कि मौजूदा फसल सत्र में तेज गर्मी के कारण पहले ही गेहूं का उत्पादन करीब 60 लाख टन कम हो सकता है। ऊपर से सरकारी खरीद भी कम हो रही है क्योंकि किसानों ने ऊंची दरों पर गेहूं सीधे प्राइवेट ट्रेडर्स को बेच दिया है। गेहूं के प्रोडक्शन का क्या लेटेस्ट एस्टिमेट है आपका सरकार का? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हिसाब से पहले 1110 लाख मीट्रिक टन का उनका ओरिजिनल एस्टिमेट था जो उन्होंने रिवाइज करके 1050 लाख मीट्रिक टन किया है। करीब 5% कम हुई है। करीब 60 लाख मीट्रिक टन का रिडक्शन। तो आपको लगता है कि ये एक इशू हो सकता है आगे चल के कमी? ये बड़ा इशू नहीं है क्योंकि इतना ही प्रोडक्शन लास्ट ईयर भी था। हालांकि खाद्य सचिव ने साफ किया कि गेहूं के निर्यात को किसी भी तरह से नियंत्रित करने की कोई योजना नहीं है। इसका सीधा फायदा कारोबारियों के अलावा किसानों को भी हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं बाजार में रूस और यूक्रेन से करीब 29% गेहूं पहुंचता था। इन दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह से गेहूं की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है और इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय गेहूं बाजार में उथल पुथल भी बढ़ी है और गेहूं की कीमतें भी। इसका असर भारत में
गेहूं के बाजार पर भी पड़ा है। अब सरकार को उम्मीद है कि जून से जब अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से गेहूं का नया स्टॉक पहुंचेगा तो इससे बाजार में उथल पुथल कम होगी और कीमतों को नियंत्रित करना भी आसान होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। महंगाई की मार से देश के लोग पहले ही परेशान हैं, ऊपर से रिजर्व बैंक ने आज ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान कर दिया, जिससे जो परेशानी है आम लोगों की वो और बढ़ रही है। आम लोगों की आवाज़ सुना रहे हैं हमारे सहयोगी आलोक पांडे। तुषार, आई डोंट नो आपने आरबीआई गवर्नर की प्रेसर सुनी कि नहीं, लेकिन हमने तो आपको बताया है कि भाई रेपो रेट बढ़ रही है। इसका मतलब कि आपकी ईएमआईज़ पे असर पड़ सकता है, वो बढ़ सकती हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? पहले से ही हम लोग महंगाई को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। 3-4 साल हो गए हम लोग जो है कोविड की वजह से, महंगाई की वजह से हमारे बिजनेस, हमारी नौकरियां, उन सब पर इफ़ेक्ट है। मेरी पत्नी और मैंने होम लोन लिया हुआ है, 24,000 रुपये कुछ हमारा होम लोन है। अगर ये भी बढ़ गया तो हम कैसे मैनेज करेंगे? सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। एकदम से कुछ भी रेट बढ़ाएगा वो हमारी पॉकेट पे असर पड़ेगा। तेल के रेट बढ़ गए, खाने के सामान के रेट बढ़ गए, हर चीज़ के रेट बढ़ गए, पर रेपो रेट बढ़ गया तो हम घर की ईएमआई कैसे देंगे? मैम, आपका नाम क्या है? सविता अग्रवाल जी। सविता जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आरबीआई गवर्नर साहब ने आज ये भी कहा कि अभी जो खाद्य पदार्थ की जो महंगाई है वो अभी हो सकता है जारी रहे, कमी ना आए उसमें, उतनी महंगाई थोड़ी सी अभी खासकर खाने के सामान की वो अभी ऐसे ही रह सकती है। तो इस पर आप क्या कहेंगी कि आपको लगता है कि महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है या आप मैनेज कर पा रही हैं? महंगाई तो हर समय बढ़ती रहती है, लेकिन अब ये है कि उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रही हैं। सरकार से क्या अपेक्षा है? सरकार से यही है कि जब चीज़ जब अब नई निकलती है तब अखबार में निकलता है कि सस्ता हो रहा है, हाँ। लेकिन 5 रुपये बस सस्ता होता है, बाकी फिर वही रेट आके वहीं के वहीं आ जाता है, कुछ सस्ता नहीं होता है। इससे आपके घर पे असर पड़ता है? जी। और दिल्ली में एक बार फिर से एमसीडी के बुलडोज़र गरीबों की रेहड़ी और दुकान तोड़कर निकल गए। बीजेपी शासित एमसीडी के जो ये बुलडोज़र हैं उसके ज़रिए अतिक्रमण हटाओ का जो कार्यक्रम है आज से उसकी शुरुआत हुई है। इतना ही नहीं, 9 मई को मुस्लिम बहुल्य शाहीन बाग में इस कार्यक्रम के लिए अपने बुलडोज़र को चलाने के लिए एमसीडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने दिल्ली पुलिस से भारी पुलिस बल की मांग की है। सौरभ शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 22 साल का अशरफ और उसका भाई अपनी जूस की दुकान पर बुलडोजर चलने के बाद बचे हुए फलों को बटोर रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार इलाके में अशरफ का परिवार पिछले 28 सालों से छोटी सी दुकान पर जूस बेच रहा था। अशरफ ने एमसीडी के अफसरों से मिन्नती की, लेकिन पुकार अनसुनी रही। एमसीडी के बुलडोजर ने 2 मिनट में अशरफ की रोजी रोटी को ढहाकर मिट्टी में मिला दिया। अशरफ डर से कांपता रहा और बुलडोजर चलता रहा। आप देखिए अशरफ के हाथ कांप रहे हैं। अशरफ, घबरा रहे हो? जी सर, घबराएंगे तो है ही सर, इतना नुकसान हो रहा है सर, इतना सर नुकसान हुआ तो घबराएंगे तो है ही सर। मशीन वगैरह जो थी आपकी सब उठ गए सर, वो उधर गाड़ी में है सर। वो मशीन भी देखिए वो वहाँ पर है। और अशरफ, ये बताइए, जब आपके पास ये पर्ची है तो ये कैसे हटा रहे हैं? ये देखिए इसमें लिखा पंजीकरण के लिए पावती रसीद। सर ये हमें दी गई थी, बोला था जब तक मतलब दूसरी जगह नहीं देंगे, ये खुद ही देंगे, मतलब तब तक यहीं पे लगाओ आप। यहाँ लगभग 7 से 8 रेडी वालों पर एमसीडी का बुलडोजर चला। दुकानदारों का कहना है कि एमसीडी वाले हर महीने घूस लेते हैं और अब लोकप्रियता के लिए बुलडोजर चला रहे हैं। हर महीने एमसीडी वाले पैसे लेके जाते हैं, बीट वाले पैसे लेके जाते हैं, एनक्रोचमेंट ये लोग खुद करवाते हैं, ठीक है। और रही बात बीजेपी की, जो अभी ये चेयरमैन साहब यहाँ बोल रहे हैं कि बीजेपी का नारा है कि हर किसी को रोजगार देना है, तो मैं आप सबको बता दूं बीजेपी का एक ही नारा है, अब की बार मोदी सरकार और हर गरीब आदमी बेरोजगार। कब से लगा रहे थे आप यहाँ पर? अरे हमारी तो बहुत सालें हो गई, कम से कम 20-25 भी हो गई होंगी। 20-25 साल से यहाँ पर हैं, फिर कभी हटाए नहीं गए? नहीं, हटाए नहीं गए, ऐसे आए तो हम भर ले गए, फिर हम अपना चुटा लाए। मौके पर एमसीडी के सेंट्रल जोन के चेयरमैन राजपाल सिंह भी मौजूद थे, जिनसे हमने पूछा कि ये बुलडोजर गरीबों पर ही क्यों चलते हैं, तो उनका जवाब सुनिए। दिल्ली शहर में या दक्षिणी दिल्ली में भी बहुत सारे अमीरों की बस्तियां हैं जहां पर पार्किंग के नाम पर शेड निकाल लिए जाते हैं, बड़े रसूखदार लोग रहते हैं। वहां पर आपके बुलडोजर क्यों नहीं चलते हैं?
अब आपने ये वहाँ पर दबाव आ जाता है? हमने दिखे तो दिखा रहे हैं हम, आप यहाँ पर हैं, बहुत अच्छी बात है आप यहाँ पर हैं, लेकिन वहाँ कब जाएंगे आपके बुलडोजर? सैनिक फार्म हो गए या अमीरों की बस्तियाँ हैं। आपको जो रोड मैप लाजपत नगर चले जाइए, बहुत जगह है। आपको जो रोड मैप दिया है वो ईस्ट ऑफ कैलाश का भी दिया है। हाँ। आपको जो रोड मैप दिया उसमें जसोला भी दिया है, उसका न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी भी दिया है। ऐसा नहीं है कि पिक एंड चूज की पॉलिटिक्स कर रहे हैं हम लोग लोगों को सेवा और सुविधा दोनों देना चाहते हैं। तो ये जिनकी रेडियां हटाई गई उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए ऑलरेडी टाइम वेंडिंग कमेटी में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ तो इंसाफ करना ही करना है। एमसीडी ने अतिक्रमण हटाओ कार्यक्रम जारी किया है, जिसमें मुस्लिम बाहुल शाहीन बाग इलाके में 9 मई को बुलडोजर चलाने की बात है। इससे पहले एमसीडी के बुलडोजर सांप्रदायिक हिंसा के बाद जहांगीरपुरी इलाके में चले थे, जिनको कोर्ट के आदेश के बाद रोकना पड़ा था और एमसीडी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी पड़ी थी। ये तस्वीरें बताती हैं कि गरीब आसान है, उनके रेडी पटरियां हटा देना, उन्हें धक्का दे करके निकाल देना, और ये वही लोग हैं जो पैदल लॉकडाउन में अपने गांव गए, कोरोना में सड़कों पर एक एक वक्त की रोटी के लिए तरसते रहे, और अब जो इनका रोजगार था उस पर ही बुलडोजर चल रहा है। क्योंकि अब दक्षिणी दिल्ली को भी तालियां चाहिए, तो तालियां योगी के बुलडोजर को मिली, शिवराज के बुलडोजर को मिली, तो अब ये बुलडोजर राजनीति कितनों की रोजी रोटी तोड़ेगी, कितनों को सड़कों पर लाएगी, अभी आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी सुशील राठी के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान के जोधपुर में अभी तक हालात सामान्य नहीं हुए हैं। 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है, 133 लोगों को हिरासत में लिया गया है और शांति भंग करने के लिए 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं। आज पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी ने हिस्सा नहीं लिया और आज लगातार दूसरे दिन जोधपुर में इंटरनेट बंद रहा। जोधपुर का जालौरी गेट, यहाँ दोनों समुदाय के लोग हमेशा से पास पास रहते आए हैं, लेकिन अब यहाँ सांप्रदायिक तनाव के बाद माहौल बदल गया है। बेचैनी है, असहजता है। हाथ में डंडे थे, रॉड थे, सिरिये थे, सब कुछ थे। अपना घर पे क्या सीसीटीवी लगा हुआ है सारा। हाँ। ये गाड़ी को है ना, हाथ में जो भी था सामान उससे गाड़ी के आगे इसको डेंट किया, इस गाड़ी को डेंट किया। ठीक है, तो कैसे वार किया? मतलब आपको लगा कि पहले से उनके पास प्रिपेयर्ड था? प्रिपेयर्ड हो क्या है? वो पहले से ही, और सब जने ऐसे नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, सब जने ऐसे हैं। वो जो भी थे 40-50 जने वो प्रिपेयर्ड हो क्या है, उसमें छोटे बच्चे भी थे, सब कुछ थे। ये लोग साथ बैठते थे, एक दूसरे के वार त्योहार में शामिल होते थे। उन्हें रास नहीं आ रहा है ये नया तनाव। ये प्री प्लान भी हो सकता है, किसी चंद मुट्ठी भर लोग हैं, चाहे इधर से भी हो चाहे उधर से भी हो, पर चंद मुट्ठी भर लोगों का काम है। यहाँ के घरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इस सीसीटीवी वीडियो के मुताबिक पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को शांति भंग के आरोप में डिटेन किया गया है और दंगा करने के लिए 13 एफआईआर दर्ज हुई है। वीडियो फुटेज, दूसरे कोई चीजें हैं जिसमें आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ के हम निर्दोष को बाहर करें, और जो मुलजिम हैं वो चाहे किसी जाति से हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उदाहरण के तौर पर ये सीसीटीवी का वीडियो, इसमें साफ दिखाई दे रहा है भीड़ कैसे आती है। सामने छोटे लड़के हैं, डंडा लकड़ी लिए, उनके साथ पीछे से बड़े लोग आते हैं। घर के बाहर खड़े स्कूटर को क्षतिग्रस्त करते हैं और एक धार्मिक स्थल पे भी तोड़फोड़ की कोशिश करते हैं। वहां खड़े पुलिसकर्मी कुछ नहीं कर पाते हैं। भाजपा का आरोप है कि ये सरकार की बड़ी नाकामी है कि इस तरह की झड़प शहर में 5 जगह हुई। इसका प्रिकॉशन लेना, इसकी तैयारी करना, इसकी व्यवस्था करना लाजमी था, प्रशासन को करनी चाहिए और प्रशासन चूक गया। लेकिन जोधपुर अपने आप में अकेली घटना नहीं है। सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए ये राजस्थान में तीसरी ऐसी घटना है सिर्फ 1 महीने के अंदर। जोधपुर में हुए उपद्रव में शामिल हुए लोगों की धरपकड़ अब पुलिस ने शुरू कर दी है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौर में कुछ सवाल पूछना जरूरी है, जैसे कि सरकार को क्या सतर्कता नहीं थी ये देखते हुए कि 2 समुदाय विशेष के त्योहार एक साथ आ रहे हैं, और विपक्ष ने क्यों बहिष्कार किया शांति समिति की मीटिंग का, और क्या अब इन मुद्दों पर राजस्थान में राजनीतिक माहौल और गर्माएगा। जोधपुर से कैमरामैन जेवियर टॉमस के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली में बारिश ने किस तरह से बदला मौसम का मिजाज, दिखाएंगे आपको तस्वीरें, और पूरी खबर ब्रेक के बाद बने रहिए देश प्रदेश के साथ।
ब्रेक के बाद देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब खबर पंजाब के गुरदासपुर से, जहां बिजलीवाल गांव में एक स्कूल बस में आग लगने से 7 बच्चे जख्मी हो गए। दिखाते हैं आपको तस्वीरों के जरिए। बताया जा रहा है कि गेहूं की कटाई के बाद खेतों में आग लगाई गई थी जो सड़क तक पहुंच गई। इसी दौरान वहां से गुजर रही स्कूल बस आग की चपेट में आ गई। लोगों ने बस में सवार बच्चों को तेजी से बाहर निकालना शुरू किया, लेकिन 7 बच्चे इस दौरान जख्मी हो गए। इस आग में बस पूरी तरह से जल गई। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने इस घटना पर दुख जताते हुए गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली की धरती लगभग 2-2.5 महीने से तप रही थी। आज जाकर यहाँ पर बरसात हुई है और लोगों को कुछ राहत मिली है। दिल्ली के कई इलाकों से बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि पूरे दिन दिल्ली का मौसम काफ़ी उमस भरा रहा। शाम को तेज़ आंधी और बारिश से लोगों को कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन आखिरकार राहत मिल गई। पिछली बार बरसात दिल्ली के अंदर फरवरी के महीने में हुई थी। अब मई के महीने में जाकर दिल्ली के अंदर थोड़ी ही सही लेकिन बरसात हुई है और मौसम कुछ सुहाना ज़रूर हुआ है। और देश प्रदेश में इतना ही। दिल्ली से मेरे सहयोगी शरद शर्मा और मुंबई से मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।